तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी मानी जाती है? तो दोस्तों, बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था की जो अवस्था होती है वह तार्किक चिंतन की अवस्था मानी जाती है। बात करेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि होती है वह क्या होती है? तो दोस्तों, वह होती है 7 से 11 वर्ष। इसमें जो बालक होता है वह मूर्त चिंतन आरंभ कर देता है दोस्तों। बात करेंगे संवेदी पेशी अवस्था जो होती है उसकी अवधि के बारे में, तो वह होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष का जो समय होता है वह संवेदी पेशी अवस्था का समय होता है। तथा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि की बात की जाए तो वह है 2 से 7 वर्ष की अवस्था दोस्तों। बात करेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि है वह है 11 वर्ष से ऊपर। इसमें जो है बच्चा अमूर्त चिंतन आरंभ कर देता है। वस्तु स्थायित्व का जो गुण पियाजे के अनुसार किस चरण में आता है? तो दोस्तों, संवेदी कामक चरण में जो है वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। किस अवस्था में बालक अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से जो है सोचना प्रारंभ कर देता है? तो वह अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अर्थात इसमें जो है बालक अमूर्त चिंतन आरंभ कर देता है। किशोरावस्था की अवधि की बात की जाए तो सामान्यतः क्या मानी जाती है? तो वह मानी जाती है 12 से 18 वर्ष। ये तनाव, संघर्ष तथा तूफान की एज मानी जाती है दोस्तों किशोरावस्था। ये कथन जो है वह है स्टैनले हॉल का। बात करेंगे बाल विकास में जो विकास का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों, गुणात्मक और परिमाणात्मक जो परिवर्तन होता है बाल विकास में विकास का अर्थ होता है दोस्तों। शिशुअवस्था में शिक्षा का जो स्वरूप होना चाहिए वह होना चाहिए दोस्तों खेल खेल में शिक्षा और चित्रों के माध्यम से जो है शिक्षा देना। उस शिशुअवस्था में शिक्षा का ऐसा ही स्वरूप होना चाहिए। बालक का सुझाव समलैंगिक समूहों की ओर और किस अवस्था में अधिक होता है? तो दोस्तों, बाल्यावस्था में जो है बालक का झुकाव है समलिंगी समूहों की ओर अधिक होता है। विषमलिंगी आकर्षण की बात की जाए तो वह होता है दोस्तों किशोरावस्था में। तथा मनोविज्ञान को सबसे पहले किसका विज्ञान माना जाता है? तो दोस्तों, उसको आत्मा का विज्ञान माना जाता है मनोविज्ञान को। तब मनोविज्ञान को मन का विज्ञान जो कहा है वह कहा है पोम्पोलॉजी ने। बात करेंगे मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यह कथन जो कहा है वह कहा है दोस्तों वाटसन ने। मुझे कोई बच्चा दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर या चोर जो है वह कुछ भी बना सकता हूँ। ये कथन भी है वाटसन का दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा रिपीटेड है। बात करेंगे विकास एवं सतत और जो धीमी प्रक्रिया है, ये कथन है दोस्तों स्किनर का। बालक का मन जो है कोरी स्लेट होता है, ये कथन है दोस्तों जॉन लॉक का। बालक का मन कोरा कागज होता है, तो ये कथन है रूसो का। जहाँ पर कोरी स्लेट की बात आ जाएगी तो वहाँ पर हो जाएंगे जॉन लॉक, तथा जहाँ पर मन का कोरा कागज की बात आ जाएगी तो वहाँ पर हो जाएंगे रूसो। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, ये कथन जो कहा है वह है अरस्तु का दोस्तों। शिशुअवस्था में सीखने का आदर्श काल है, ये कथन है वैलेंटाइन का। मनुष्य जो कुछ बनना है तो वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये कथन जो है वह सिगमंड फ्राइड का है। तथा बात करेंगे 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी जो कहा है वह कहा है दोस्तों क्रो एंड क्रो ने। वंशानुक्रम माता पिता को संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, ये किसने कहा है? तो ये कथन जो है वह रूथ बेनेडिक्ट ने कहा है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं जो प्रकट होती हैं, ये कथन जो है वह है दोस्तों हर्लॉक का। मनुष्य के 2 गोलार्धों में से भाषा के लिए कौन सा जो है उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों बायां गोलार्ध जो है वह उत्तरदायी होता है। वृद्धि और विकास के सिद्धांत में सिरोपदमुखी जो है क्रम का क्या अर्थ होता है? अर्थात जो विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है दोस्तों। बात करेंगे विकास का समीप दूराभिमुख जो सिद्धांत है वह है दोस्तों केंद्र से परिध अर्थात बाहर की ओर जो है विकास होता है। बात करेंगे भ्रूण अवस्था की अवधि की, तो वह होती है दोस्तों 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। तथा मानव शिशु में जो गुणसूत्र होते हैं वह होते हैं दोस्तों 46 गुणसूत्र, अर्थात जब जोड़े की बात आ जाएगी तो वहाँ पर हो जाएंगे 23 जोड़े गुणसूत्र दोस्तों। बात करेंगे अधिगम, अवप्रेरणा और स्मृति से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। अधिगम का शिक्षा में जो मुख्य अर्थ होता है वह होता है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग जो किए थे वह किए थे दोस्तों बिल्ली पर। तथा पावला ने शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था वह उसका जो प्रयोग किया था वह किया था कुत्ते पर। स्किनर ने अपने प्रयोग के लिए किन जीवों को चुना था? तो दोस्तों इन्होंने जो है चूहे और कबूतर को चुना था अपने प्रयोग के लिए। तथा कोहलर ने जिस चिंपैंजी का प्रयोग किया था उसका नाम था दोस्तों सुल्तान। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के जो मुख्य नियम की बात की जाए जिसमें उन्होंने 3 मुख्य नियम दिए, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम तथा तत्परता के नियम। ये थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं।
थार्नडाइक के सीखने का जो गौड़ नियम है वह कितने हैं? तो दोस्तों वह है 5 नियम। तथा अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? तो दोस्तों प्रत्यक्षीकरण और पूर्व परिस्थिति पर जो है बल दिया जाता है। मैकडूगल के अनुसार मनुष्यों में कितनी मूल प्रवृत्तियां होती हैं? तो दोस्तों उनके अनुसार जो है 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं मनुष्यों में। तथा प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में क्या जुड़ा हुआ होता है? तो उसमें जो है एक संवेग जुड़ा हुआ होता है। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का एक उदाहरण की बात की जाए तो वह है दोस्तों पुरस्कार, प्रशंसा या शाबाशी जो है वह सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उदाहरण है। इसमें जो बालक होता है उसके सकारात्मक प्रोत्साहन मिलता है तो वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। बात करेंगे अधिगम स्थानांतरण कितने प्रकार का होता है? तो ये मुख्य रूप से तो ये 3 प्रकार का होता है दोस्तों। बात करेंगे सकारात्मक, नकारात्मक तथा शून्य स्थानांतरण। दोस्तों ये अधिगम के 3 मुख्य रूप से स्थानांतरण होते हैं। बात करेंगे जब पुराना सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा डालता है तो उसको कहते हैं नकारात्मक स्थानांतरण। लेकिन जब पूर्व का सीखा हुआ ज्ञान जो नई परिस्थिति में ना हो, ना ही सहायता करे, ना ही उसमें बाधा डालेगा तो वह कहेगा दोस्तों शून्य स्थानांतरण। तथा जब कोई सीखा हुआ ज्ञान जो होता है तो किसी दूसरी परिस्थिति में उसका सहयोग दे या उसका मतलब काम आ जाए तो वह हो जाएगा दोस्तों सकारात्मक स्थानांतरण। बात करेंगे सीखने के जो वक्र क्या प्रदर्शित करते हैं? तो दोस्तों ये सीखने की प्रगति या उन्नति की जो मात्रा है उसको प्रदर्शित करते हैं। स्मृति का पहले चरण की बात की जाए तो वह है दोस्तों अधिगम या संकेतन। बात करेंगे विस्मरण का जो मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों मानसिक दंड या समय का बीतना या दमन करना जो है वह विस्मरण कहलाता है। अर्थात वह चीज व्यक्ति जो है वह भूल चुका होता है। दोस्तों बात करेंगे अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक कारण जो है वह है दोस्तों तीव्र इच्छा, रुचि और जिज्ञासा जो है वह अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण होते हैं। दोस्तों बात करेंगे बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं, उन्हें नगण्य वैज्ञानिक की बात की गई है तो ये कथन जो है वह है दोस्तों जीन पियाजे का। अधिगम पठार का क्या अर्थ है? तो दोस्तों सीखने की गति में जो स्थिरता आ जाती है तथा उसमें जो है सुधार कोई नहीं होता है तो दोस्तों वह अधिगम का पठार कहलाता है। अर्थात उसमें जो गति जो होती है उसमें जो है कहीं ना कहीं रुक जाती है तो वह अधिगम का पठार कहलाएगा। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।